Yes. So let's get started with the module कि आपके TESOL कोर्स में मॉड्यूल क्या है. अब TESOL कोर्स डिजाइन क्यों किया गया है? It is designed to equip candidates with essential pedagogical skills, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज कि आप किस तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाते हैं, और उससे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की बेसिक्स क्या हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, वो सब आपको समझने की जरूरत है. So it helps in enhancing methodologies in teaching English language, emphasizing the training of prospective instructors to effectively address the diverse needs of students. Now, this is something important. Diverse need of students kya hai? What do you think? कि जब जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, उन तक पहुंचा रहे हैं. Diverse का मतलब होता है मुख्तलिफ. नहीं, बच्चों को. हाँ, अच्छा. बच्चों को जो मतलब जरूरत होती है. यस, अब हर बच्चे की जो नीड्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, डाइवर्स हैं. फॉर से इन योर क्लास यू हैव 5 to 10 स्टूडेंट्स, तो एवरी स्टूडेंट दे हैव अ डिफरेंट नीड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एंड दे हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ लैंग्वेज लर्निंग. कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा होगा, कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसकी थोड़ी सी लैंग्वेज एक्विजिशन होगी और वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे होगा. तो एक टीचर के लिए ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि कैसे वो बच्चों की डाइवर्स नीड्स को केटर कर सकते हैं, अच्छा. and employing contemporary techniques and approaches to facilitate language acquisition. और आप किस तरह से टेक्निक्स को फॉलो करते हुए लैंग्वेज एक्विजिशन पे काम करते हैं. सो आज के लेसन में हम ये भी देखेंगे कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग क्या है, मतलब इंग्लिश को सीखते किस तरीके से है. सही. नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस TESOL कोर्स, तो ये TESOL कोर्स किन लोगों के लिए है? As it is evident from the abbreviation, TESOL stands for Teaching English to the Speakers of Other Languages. कि लैंग्वेजेस. दूसरी लैंग्वेजेस के जो लोग हैं, जब वो इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं, तो उनको इंग्लिश किस तरीके से पढ़ानी है, TESOL में उन सारे एरियाज को कवर किया जाता है. Alright. Now, who is it for? So it is for the non-native English speakers, individuals seeking to improve their English for the personal, academic और professional purpose. ऐसे लोग जो इंग्लिश को पढ़ाना सीखना चाहते हैं, अपने लिए सीखना चाहते हैं, उनके एकेडमिक बूस्ट के लिए, या फिर for the professional purpose, as I already mentioned, that it is a recognized diploma that is considered in the foreign countries where you present it as a प्रोफेशनल डिप्लोमा, जिसमें आप ये एविडेंस शो करते हैं कि नाउ वी आर एलिजिबल टू टीच इंग्लिश टू द स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस. अब एजुकेटर्स टीचिंग एमिंग टू स्पेशलाइज इन ESL, ऐसे तमाम एजुकेटर्स जो अपना प्रोफेशनल कैरियर इंग्लिश टीचिंग में परस्यू करना चाहते हैं, इंग्लिश का सेकंड लैंग्वेज पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए है. लैंग्वेज प्रोग्राम्स फॉर से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसको अपने साथ एनरोल करने के लिए स्टूडेंट्स को वो इस प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हैं. एम्प्लॉयर्स जो ऑर्गेनाइजेशंस में इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग करवाना चाहते हैं एज अ ट्रेनर, वो TESOL कोर्स कर सकते हैं. और फ्रीलांसर ट्रेनर्स, मतलब ये जी. सारे लोगों के लिए, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ जिसने इंग्लिश खुद पढ़नी है सिर्फ वही TESOL कर सकता है. ठीक है, तो ऐसे तमाम लोग जो भी हैं वो TESOL को एज अ क्वालिफिकेशन कर सकते हैं. देन अगर हम एम्स की बात करते हैं TESOL, तो इसका फायदा क्या है? लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टू एनहांस लर्नर्स इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स फॉर एकेडमिक, प्रोफेशनल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट. Cultural awareness to foster an understanding of the diverse culture and promote intercultural communication. Teaching methodologies to provide effective teaching strategies. Basic focus इसका teaching methodologies पे है कि how to teach so that students can learn. Plus assessment technique. Assessment technique, do you have any idea what is assessment? किसी चीज को जांच करना. Yes, किसी चीज को assess करना. So it helps educators with the tools of assessing language proficiency. कि for say एक स्टूडेंट लैंग्वेज सीख रहा है, तो हम कैसे असेस करेंगे उसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कि उसने लैंग्वेज को कितने हद तक सीख लिया है, कितना टाइम उसको और लगेगा, या हमें कैसे कंफर्मेशन मिलेगी कि जो इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट को उसी तरीके से आ भी रही है या नहीं. राइट. तो आफ्टर राइट. डूइंग दिस कोर्स ये चीज आपको इतना कैपेबल करती है कि आप इन सारी चीजों को एज अ टीचर असेस कर लेते हैं कि किस स्टूडेंट के लिए उनकी डाइवर्स नीड्स के अकॉर्डिंग आपने कौन सा मेथोडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है, और आप उनको असेस कर सकते हैं कि whether the student is learning or not.
So now the scope of TESOL, it has a scope in academic life and also it has a scope in professional life. So this is the eligibility criteria that at least a person should have 14 years of education. English level uska B2 hona chahiye and he can join any of the classes with us. Now let's take a look at the modules that we have. So overall we have 14 modules and we say that it's a 4-month course. And we'll try to Okay. cover one module or two modules in 1 week. So दरवाजा बंद कर। let's take a look at the module week 1, that in week 1 what we are going to cover. So introduction to TESOL, ये almost आपको मिल चुका है कि TESOL क्या है और किन लोगों के लिए जी। इसको क्यों करना है। उसकी हिस्ट्री पे थोड़ी सी बात करेंगे and then we will learn about the difference between a lecturer and instructor. एक lecturer और instructor के बीच में क्या फर्क है और language functions क्या होते हैं, ठीक है। So let's get started with this lesson. Let me share another screen with you. सबसे पहले हम TESOL की हिस्ट्री देखते हैं कि TESOL क्या है। So now let's see कि origin and development of TESOL क्या है, from where it originated, ये शुरू कहाँ से हुआ और इसकी क्या importance है। So if we take a look at originating from the globalization of the English language. So after the Second World War, English rapidly became the international language. अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इंग्लिश क्यों सीखनी है। तो इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, पता नहीं कितनी कंट्रीज में आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बोली जाती है, 75 to 80 कंट्रीज, और उनकी ये फर्स्ट लैंग्वेज है एंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इट इज यूज्ड एज अ सेकंड लैंग्वेज। अब चाहे वो कॉमर्स की फील्ड है, डिप्लोमेसी है, टेक्नोलॉजी है, आपका एकेडमिक्स है, हर जगह आपको जो एक लैंग्वेज चाहिए वो क्या है, इंग्लिश है। और अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी जो हमारी सेकंड लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है वो वो क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश है। इंग्लिश। अगर हम अपने स्कूल में देखते हैं तो हमारे एक बच्चे के जितनी भी बुक्स हैं सिवाय उर्दू के, वो सारी बुक्स इंग्लिश में। इंग्लिश में। तो वी से कि अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर लेते हैं, बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना लिखना सिखा लेते हैं, तो एटलीस्ट वो अपने एकेडमिक्स को इम्प्रूव कर लेते हैं। तो इसका एक फायदा उनको है। अलॉट ऑफ पीपल से कि यार इंग्लिश क्यों सीखनी है, नहीं सीखनी चाहिए, हमारी कौमी जुबान नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री की सेकंड लैंग्वेज है और हमारा जितना भी डिप्लोमेसी है, टेक्नोलॉजी है, हर जगह इंग्लिश बोली जाती है। अब बिल्कुल। उस डिमांड को मीट करने के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे यूनाइटेड किंगडम में, दे डेवलप स्पेशलाइज्ड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचिंग इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। तो यूनाइटेड किंगडम यूके में उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था इनिशियली, जहाँ पे उन्होंने ये टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज डिवाइस की थी कि जो नॉन नेटिव स्पीकर कंट्रीज हैं, अगर वहां पे लोग इंग्लिश सिखाएंगे अपने लोगों को, अपने नेटिव स्पीकर्स को, तो वो इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज कैसे सिखाएंगे। क्योंकि जैसे उर्दू हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है और उसको सीखने के लिए हमें कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, जी। हमारे घरों में बोली जाती है। फर्स्ट अगर हम पश्तो की बात करते हैं तो हमारा जो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट से वो लैंग्वेज सीख लेता है। लेकिन क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, तो हमारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। So do you agree with this? बिल्कुल। यस, आई एग्री। Okay. So now let's see the United Kingdom, the birthplace of modern TESOL. So TESOL जो है और TEFL, they are almost the same, teaching English as a foreign language and teaching English as a second language. लेकिन TEFL और TESOL में फर्क ये है कि TESOL एक broader term है। TEFL सिर्फ उन कंट्रीज में प्रैक्टिस की जाती थी जहां पे ऑलरेडी दे हैव नेटिव स्पीकर्स और उनको इंग्लिश सिखाने के लिए, टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। बट फिर जब बहुत सारे इमिग्रेंट्स उन कंट्री में गए जो नॉन नेटिव स्पीकर्स थे, उनकी अपनी लैंग्वेज कुछ और थी, तो जो वहाँ के यूके के जितने भी वहाँ पे जो लैंग्वेज क्रिएटर्स थे, दे डिसाइडेड एंड दे क्रिएटेड अ प्रोग्राम जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया नॉन नेटिव स्पीकर्स पे, कि अगर आपने नॉन नेटिव स्पीकर्स को इंग्लिश पढ़ानी है तो आप किस तरह से पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पे वो ये कहते हैं, इफ यू टेक अ लुक एट दिस वन, an English teacher must not only master the language but also understand pedagogy. कि इंग्लिश टीचर को सिर्फ खुद इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, बल्कि उसको पेडागोजी को अंडरस्टैंड करना है। व्हाट इज पेडागोजी? पढ़ाने गए थे, ठीक है। या मेथोडोलॉजीज, टेक्निक्स, टिप्स।
एंड द साइकोलॉजी ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग, और जो लैंग्वेज लर्निंग है, जो लैंग्वेज सीखने वाले हैं, उनकी साइकोलॉजी को समझना आना चाहिए, तब जाके एक इंग्लिश टीचर जो है वो एक इफेक्टिव इंग्लिश टीचर बनता है, राइट? सो राइट। लेट्स मूव टुवर्ड्स दिस थिंग कि एक इंस्ट्रक्टर में और एक लेक्चरर में क्या फर्क है। सो व्हाट डू यू थिंक कि एक इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर में क्या फर्क है? लेक्चरर जो होता है तो वो तो उसको तो कमांड हासिल होता है ना हम्म, ठीक है, हर चीज़ पे। हुँ। ओके परफेक्ट, लेट्स टेक अ लुक एट दिस। पहले तो इनका प्रोनाउंसिएशन एंड लेट्स सी कि हम क्योंकि एक लेक्चरर, टीचर, इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर, इनमें क्या डिफरेंसेस है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। Instructor. तो लेट्स टेक अ लुक एट इंस्ट्रक्टर कि इंस्ट्रक्टर क्या है। अ पर्सन हु इंस्ट्रक्ट्स, इंस्ट्रक्ट मीन्स किसी दूसरे को कोई इंफॉर्मेशन डिलीवर करना, उसको कोई चीजें बताना, वेज बताना, टीच करना, पढ़ाना, वो एक इंस्ट्रक्टर है जो दूसरे को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। और इसके सिनोनिम्स है पेडागॉज, प्रिसेप्टर, स्कूल मास्टर और ट्यूटर। बेसिकली इंस्ट्रक्टर एक टीचर है, अ टीचर इन अ कॉलेज, यूनिवर्सिटी हु रैंक्स बिलो एन असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये जो टर्म है टीचर या इंस्ट्रक्टर की, ये कॉलेजेस में, स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में यूज की जाती है प्रोफेसर से बिलो, ठीक है? अब दूसरी तरफ अगर हम लेक्चरर को देखते हैं, Lecturer. so an academic rank given in colleges and universities to teachers ranking below assistant professor, ठीक है? अब जो प्रोफेसर की रैंकिंग है वो एक ऐसा बंदा है जिसके पास हायर क्वालिफिकेशन है और वो यूनिवर्सिटी लेवल पे टीच कर रहा है। ऑन द अदर हैंड टीचर इज अ पर्सन बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है, वो मास्टर है या ग्रेजुएटेड है, एंड दे आर टीचिंग इन स्कूल्स, दे आर टीचिंग इन कॉलेजेस, ठीक है? सो फार दिस इज क्लियर? इंस्ट्रक्टर जो होता है तो वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में पढ़ाता है। यस, मतलब वो एक, बस। अब जैसे एक टीचर है तो हम यूनिवर्सिटी में जी, पढ़ाने वाले को ज्यादातर टीचर नहीं कहते बल्कि लेक्चरर कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं। जी, जी, तो इंस्ट्रक्टर जी। की टर्म स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में यूज होती है, लेकिन ऐसे रैंक के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर से बिलो हो। और लेक्चरर एक प्रोफेसर है, ठीक है? इज इट क्लियर? मतलब लेक्चरर जो होता है ना तो वो यूनिवर्सिटीज ज़्यादा। और कॉलेजेस के लिए हाईली क्वालिफाइड फॉर से अच्छा, कोई। लेक्चरर, हाँ जी, ओके। यस, अब यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। अब लेक्चर होता क्या है? जैसे हम कहते हैं कि जो लेक्चरर है वो एक लेक्चर देता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, हुँ, यूनिवर्सिटीज में, हम कहते हैं कि वो लेक्चर अटेंड करता है। उससे क्या है? A speech read or delivered before an audience or class, especially for instruction or to set forth some subject, ठीक है? हुँ। Discourse, paper talk or address, a speech of warning or reproof has to conduct a lecture against reprimand. तो लेक्चर का मतलब होता है कि किसी चीज पे कोई डिटेल्स शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना, ठीक है? कोई पेपर टॉक है, कोई एड्रेस है, कोई डिस्कोर्स है, तो वो आपका एक लेक्चर है। ऑन दी अदर हम ये देखते हैं कि अब टीचर क्या है या इंस्ट्रक्शंस देना क्या है, इसको हम कहते हैं कि एक टीचर। अब इंस्ट्रक्शन का मतलब है इंस्ट्रक्ट करना, टू फर्निश विद नॉलेज स्पेशली बाय अ सिस्टमैटिक मेथड, टीच, ट्रेन एंड एजुकेट, स्कूल्स, इंडोक्ट्रिनेट, डिसिप्लिन, ड्रिल, कोच, ट्यूटर, ये सारे सिनोनिम्स हैं जो इंस्ट्रक्ट के लिए यूज होते हैं, ठीक है? चाहिए। और इंस्ट्रक्ट का मतलब ये होता है कि डायरेक्ट ऑर्डर करना, कमांड करना, हुँ, ठीक है? और लेक्चरर जो होता है वो किसी चीज के बारे में डिटेल्स डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो ये दो तरीके हैं टीचर के लिए और इंस्ट्रक्टर के लिए, दे बोथ आर द सेम। अभी ग्रेजुअली आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट। ऑन द अदर हैंड वी हैव वन मोर थिंग, जिसको हम कहते हैं कोच या फैसिलिटेटर। अब टीचर का मतलब होता है कोई चीज सिखाने वाला जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है और किसी बच्चे को कोई चीज सिखाता है। दूसरी तरफ लेक्चरर एक ऐसा इंसान है जो किसी टॉपिक पे आपको डिटेल्स शेयर कर देता है और उसके बाद आप खुद उस इंफॉर्मेशन को खुद एनालाइज करें, ठीक है? हुँ,
दिस इज अ स्लाइट डिफरेंस, और ये हायर लेवल पे है, टीचिंग जो है वो लो लेवल पे है. So that's how we differentiate between instructor and lecturer. अब हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके फंक्शंस क्या हैं. ये इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे हमें काम आती है और उसको हम किन किन फंक्शंस में यूज करते हैं. ठीक है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज. तो इंग्लिश लैंग्वेज का फंक्शन क्या है? So these are some of the functions mentioned here. The first one is गिविंग ओपिनियन. opinion. Yes. तो जब हम किसी चीज के बारे में अपना कोई ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, so उसके लिए वी यूज इंग्लिश लैंग्वेज. जो सेकंड एक इंसान को इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, उसका फंक्शन का मतलब है कि वो कहाँ कहाँ हमारे काम आती है, इज टू एग्री एंड डिसएग्री. ठीक है, जब हम किसी की बात से मुत्तफिक हैं या नहीं हैं, जब तब बात कर रहे हैं, तो वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज को हम यूटिलाइज करते हैं टू टॉक अबाउट दिस थिंग. The third one is partly agreeing. Partly agreeing means to agree to some extent. The next we have is disagreeing. किसी की बात से इत्तेफाक ना करना, disagree करना. तो वहां पे हमें लैंग्वेज फंक्शंस चाहिए होते हैं कि किस तरह की लैंग्वेज यूज करेंगे to disagree with something. Yeah? इसी तरह एडवाइस करने के लिए, किसी बात पे इंसिस्ट करने के लिए, हेल्प ऑफर करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, हमने कोई इंफॉर्मेशन पूछनी है, तो उसके लिए हम क्या वोकैबुलरी यूज करेंगे, कौन सी ग्रामर स्ट्रक्चर यूज करेंगे, कौन से सेंटेंस यूज करेंगे, आस्किंग फॉर ओपिनियन. तो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द मेजर फंक्शंस. और इसी को हम जब पढ़ाने के लिए जो ग्रामर यूज करते हैं, फिर उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रामर. कि फॉर से आपने किसी को अपना ओपिनियन देना है, कोई सजेशन देनी है, तो उसमें आप कौन से ग्रामर को यूज करेंगे. आप मॉडल वर्ब खोले, आपने एग्री डिसएग्री करना है, तो आप किस टाइम जोन में कैसे बात करेंगे. तो ये सारी चीजें हमारे लैंग्वेज फंक्शन में काउंट होती हैं. ठीक है, तो इन आवर कोर्स स्टडी वी विल आल्सो गो थ्रू दीज थिंग्स कि हम किस तरह से इन चीजों को सिखाते हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अ वेरी मेन थिंग. कैन यू सी द स्लाइड्स? Mastering English. Okay, let me share the screen again. Yes. So now the first thing that we will learn and work on today is the language acquisition versus language learning. कि English language सीखने के कौन से तरीके हैं, और फिर in later stages we will work on it कि हमने English language को पढ़ाना कैसे है as a second English language structure, और teaching English to the speakers of other languages. कि ऐसे लोग जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं और इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनको हम लैंग्वेज पढ़ाएंगे कैसे. उससे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लैंग्वेज सीखने के तरीके कौन से हैं. एक इंसान या एक बच्चा या एक एडल्ट लैंग्वेज को किस तरह से सीखता है. तो देयर आर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश, कि हम इंग्लिश सीखना चाहते क्यों हैं. इंग्लिश जब किसी को ये पता होगा कि वो क्यों सीखना चाहता है, तभी सिखाने वाला उसको लैंग्वेज एक बेटर वे में सिखा सकता है. हम इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, नबीला? मैं खुद जो सीखना चाहती हूँ तो वो ये कि मैं मतलब जब एक तो मुझे इंग्लिश की समझ आ जाए. Okay. कि मैं कोई मूवी देख रही हूँ तो मतलब मुझे उसके साथ ट्रांसलेशन की ज़रूरत ना हो, या मैं किसी इंग्लिश स्पीकर के साथ बात कर रही हूँ तो मैं उसके साथ बात कर सकूँ. और मैं जब पढ़ाती हूँ मतलब तो उसके लिए मुझे Yes. पहले So we खुद can say मैं that for better communication, for better understanding, कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, so we can be well versed. अगर हमसे कोई बात कर रहा है, तो at least we are able to understand. And when we teach others, for से हमारे academics में, तो हमें academic score को improve करने के लिए या अपनी understanding develop करने के लिए English language चाहिए, right? right. So when we start teaching English to somebody, so first thing that we have to clear is why you want to learn English. तो सबसे पहले हमें क्लियर गोल सेट करना होता है कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की नीड क्या है, and define what you want to achieve with your language learning and are you aiming for. और आपका ये माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप जो लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं या करने लगे हैं, उसका मकसद क्या है.
कुछ लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए होती है अपने ऑफिस में कम्युनिकेशन के लिए, कुछ लोगों को इंग्लिश इसलिए चाहिए होती है कि वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, कुछ लोगों को इंग्लिश इसलिए चाहिए होती है कि वो स्कूल्स में यूनिवर्सिटीज में अपने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, वो जो पढ़ते हैं वो उसको समझ नहीं पाते। तो आपका ये गोल क्लियर होना चाहिए कि आप किस पर्पज के लिए इंग्लिश को सीख रहे हैं। उसके बाद दीज आर द 4 स्किल्स जिस पे मोस्टली लोगों को इंग्लिश चाहिए होती है। बेसिक कॉन्वर्सेशन स्किल्स, professional proficiency, enhancing job opportunities, and simply interested in the language. Some people just want to improve their English language and that's how they learn it. So, clear goals will guide your learning process and keep you motivated. If you have clear goals, so then you learn English in a better way. Otherwise, we see there are a lot of students who join English language courses, but unfortunately, they feel demotivated. आफ्टर सम टाइम वो मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे होते, वो एंजॉय नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि इंग्लिश सीखने के पीछे उनका खुद का कोई गोल नहीं होता। या तो कोई कह देता है कि जी आप ये सीख लें, आपको इसका फायदा है। जब तक वो खुद अपनी नीड्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, वो उसको कंसिस्टेंसी से सीख नहीं पाते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर अ टीचर कि आप जब भी आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो पहले उसका लैंग्वेज गोल क्लियर होना चाहिए कि वो इंग्लिश सीखना क्यों चाहता है, एंड दैट थिंग कीप्स देम मोटिवेटेड। ओके, ओके। गोल सेटिंग के बाद जो नेक्स्ट चीज है वी हैव टू वर्क ऑन इज द लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, अब इंग्लिश एक बच्चे को या किसी भी इंसान को दो तरह से आती है। फर्स्ट हम देखते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब ये होता है कि जब बच्चे अपनी फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो सबकॉन्शियसली अपने इन्वायरमेंट से लर्न कर रहे होते हैं। फॉर से अगर हम किसी छोटे बच्चे की बात करते हैं तो लैंग्वेज लर्निंग में अगर हम उर्दू की भी एग्जांपल लेते हैं तो जो पहली लैंग्वेज है वो बच्चा कैसे सीखता है? अपने माहौल से, अपने अपने घर माहौल वाले से, से। कि उसके इर्द गिर्द के लोग जिस तरह की कॉन्वर्सेशन कर रहे हुँ, होते हैं, जिस तरह की हुँ, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं, वो अनकॉन्शियसली उन सारे जेस्चर्स को, उन सारे इंस्ट्रक्शंस को परसीव कर रहा होता है और इस तरह उसकी लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है। ठीक है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, वेयर वी लर्न लैंग्वेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन अ सबकॉन्शियस वे, कि अनइंटेंशनली हम अपने माहौल से लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज लैंग्वेज एक्विजिशन। ठीक है, अब जो दूसरा लैंग्वेज सीखने का तरीका है वो है लैंग्वेज लर्निंग। अब आपको क्या लगता है नबीला कि एक इंसान को लैंग्वेज सीखने के लिए लैंग्वेज एक्विजिशन चाहिए या लैंग्वेज लर्निंग चाहिए? क्योंकि बहुत सारे दोनों लोग कहते टाइम। हैं कि बस आप इन्वायरमेंट में बोलें लैंग्वेज को और आप लोगों को ऑब्जर्व करें तो आपको इंग्लिश आ जाती है। सो डू यू एग्री विद दिस? No, I'm not agree. First I'm agree, then I attend your classes, English classes. Then I'm not agree. बिकॉज एट Now I'm टाइम्स not agree. कि हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन में हम कम्युनिकेशन कुछ तो सीख लेते हैं, लेकिन वो इतनी एक्यूरेट नहीं होती, हमारे सेंटेंसेस करेक्ट नहीं होते, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं होता, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, और उसकी वजह से हम कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कम्युनिकेशन। राइट? Yeah, right. अब दूसरी तरफ जो चीज है दैट इज लैंग्वेज एक्विजिशन। अब लैंग्वेज एक्विजिशन इन कंट्रास्ट इफ अ चाइल्ड इज सीक्वेंशियल बायलिंगुअल, कि अगर एक बच्चा हमारा बायलिंगुअल है, फर्स्ट करें उसकी फर्स्ट लैंग्वेज कुछ और है, उसकी सेकंड लैंग्वेज कुछ और है, दिस इज बायलिंगुअल, तो वो दो जुबानें बोलता है, दे विल रिक्वायर एक्सप्लिसिट टीचिंग टू सपोर्ट देयर सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ऐसे बच्चों को एक प्रॉपर टीचिंग इन्वायरमेंट चाहिए होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, और ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो लैंग्वेज ठीक एक्विजिशन का मतलब होता है अपने माहौल से लैंग्वेज को है। सीखना, और लैंग्वेज ठीक है। लर्निंग का मतलब होता है कि आप प्रॉपरली किसी इदारे में किसी टीचर से एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में लैंग्वेज को सीख रहे हैं। ठीक है, जी। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो खराब है। A lot of people they think that for language learning only language acquisition is enough,
और वो दूसरों को टाइम मशवरा भी दे रहे होते हैं कि सिर्फ आप इन्वायरमेंट क्रिएट करें तो आप लैंग्वेज सीख जाते हैं। लेकिन एक बायलिंगुअल लैंग्वेज लर्नर के लिए, जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज कुछ और है और वो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज सीख रहा है, उसके लिए लैंग्वेज लर्निंग इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे टीचिंग हो और वो प्रॉपरली जाके लैंग्वेज को सीखे। So let's take a look कि how we can differentiate between language acquisition and language learning, कि हम इसको कैसे differentiate कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे acquisition की बात करते हैं, तो acquisition एक passive subconscious process है। Now what is passive subconscious process? एक होती है active learning and one is passive learning. एक्टिव लर्निंग का मतलब ये होता है कि आप एक्टिवली, जैसे फॉर से अभी जो हम लर्निंग कर रहे हैं ये एक एक्टिव लर्निंग है, जिसमें आप प्रॉपर्ली एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम स्लाइड्स के थ्रू चीजों को लर्न कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, तो हम एक्टिवली इन्वॉल्व हैं प्रोसेस में, ठीक है। दूसरी तरफ होती है पैसिव लर्निंग, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है ना, दीज आर टू ऑपोजिट वर्ड्स। पैसिव का मतलब होता है कि जिसमें आप कॉन्शियसली किसी क्लास के लिए नहीं बैठे, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो चीजों को प्रोसेस कर रहा है। जैसे हम कहते हैं कि हम कहीं पे बैठे, हम कोई भी बात सुनते हैं तो वो हम उसको परसीव कर लेते हैं, हम उसको सीख लेते हैं, ठीक है। सो एनवायरनमेंट से जो लैंग्वेज को लर्न करना है वो एक्विजिशन है, और वो एक पैसिव लर्निंग प्रोसेस है, जिसमें हम कॉन्शियसली कोई क्लास नहीं लेते, लेकिन अल्टीमेटली हम अपने एनवायरनमेंट से, चीजों से, लोगों से वो चीजें सीख रहे होते हैं। दूसरी तरफ आपकी एक्टिव कॉन्शियस प्रोसेस है। जो आपकी लैंग्वेज लर्निंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। वो एक्टिव प्रोसेस कैसे है, एनी आइडिया? क्योंकि हम प्रॉपरली क्लास ले रहे हैं ना, मतलब किसी से सीख रहे, स्ट्रगल कर रहे हैं उसके लिए। हाँ, अपने फर्स्ट अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही तो उसके लिए आपके पास एक इंस्ट्रक्टर है, आप उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आप डिस्कशन कर रहे हैं, वो आपको गाइडलाइन दे रहा है कि ये चीज इस तरह से करनी है, ठीक है, या किस व्हाटएवर द प्रोसेस इज। तो दिस इज एक्टिव लर्निंग। और दूसरी तरफ हम अपने एनवायरनमेंट से लर्निंग करते हैं, दैट इज पैसिव लर्निंग। अब जो दूसरा डिफरेंस है बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग वर्सेस लैंग्वेज एक्विजिशन, वो है इम्प्लिसिट नॉलेज एंड एक्सप्लिसिट नॉलेज। इम्प्लिसिट नॉलेज का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज सीख रहे हैं तो वो एक नेचुरल प्रोसेस में आप सीख रहे होते हैं, और आपको उसका मेथड नहीं पता होता कि हमने उसको किस तरह से सीखना है, ठीक है। आप कोई मेथडोलॉजी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि वो एक इंफॉर्मेशन होती है जिसको आप बस परसीव कर रहे होते हैं, ग्रैब कर रहे होते हैं, और हम इसके बारे में फुली अवेयर नहीं होते, लेकिन वो समहाउ हमारे कॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है। तो ये एक इम्प्लिसिट नॉलेज है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम एक्सप्लिसिट की बात करते हैं, सो एक्सप्लिसिट नॉलेज इज अ वे ऑफ परसीविंग नॉलेज इन अ प्रॉपर वे, जिसमें हम कॉन्शियसली लर्निंग कर रहे होते हैं और क्लियरली वर्ड्स को, चीजों को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इम्प्लिसिट इज अनकॉन्शियस लर्निंग, जहाँ पे हम किसी लर्निंग टेक्निक को, प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, और एक्सप्लिसिट नॉलेज में हम प्रॉपर टेक्निक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे फॉर से इंग्लिश सीखने के लिए हम टेंसेस सीख रहे होते हैं, ठीक है, हम ग्रामर सीख रहे होते हैं, तो ये एक्सप्लिसिट नॉलेज है। और इम्प्लिसिट नॉलेज में हम टेंसेस और ग्रामर नहीं सीखते, बल्कि हम एज पर सिचुएशन कोई ना कोई सेंटेंस याद कर लेते हैं। हाँ, एक सेंटेंस जैसे याद कर स्कूल्स लेते में हैं। बच्चे मे आई कम इन टीचर, मे आई गो आउट, मे आई गो हाँ, टू ड्रिंक वाटर, तो हम उसको कोई रूल्स नहीं यस। सिखाते उस चीज के लिए, बल्कि वो एक लैंग्वेज एक्विजिशन की फॉर्म होती है, जिसमें बस वो एनवायरनमेंट से उस चीज को देख के सीख लेता है विदाउट एनी रूल्स। उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है, दैट इज द इनफॉर्मल सिचुएशन एंड द फॉर्मल सिचुएशन। इनफॉर्मल सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जैसे आप घर में बैठे, अपने इनफॉर्मल सराउंडिंग में बैठे, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे, और वहां पे आप किसी न किसी तरह की कोई चीज सीख रहे हैं, और से अगर हम लैंग्वेज की ही बात करते हैं। और फॉर्मल सिचुएशन, जैसे अभी हम एक क्लास में हैं, एक फॉर्मल गैदरिंग है जहाँ पे एक टीचर है, स्टूडेंट है, डिस्कशंस हैं, एक्टिविटीज हैं, ठीक है, रिसोर्सेज हैं, तो वो एक फॉर्मल वे ऑफ लर्निंग है। अब जो लास्ट इसका डिफरेंस है, इट इज द स्टेबल ऑर्डर ऑफ एक्विजिशन, कि उसमें जो लैंग्वेज एक्विजिशन है वो एक स्टेबल ऑर्डर में है, एक नॉर्मल ऑर्डर है, और उसमें कोई कम्प्लेक्सिटी लेवल हाई या डाउन नहीं है। जबकि लैंग्वेज एक्विजिशन में हम सिंपल टू कम्प्लेक्स ऑर्डर की तरफ जाते हैं। फर्स्ट से जब हमें ये पता होता है कि स्टूडेंट ही इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक लेवल,
तो हम उसको पहले सिंपल चीजों से स्टार्ट कराते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उसकी लैंग्वेज को डेवलप करते हैं। जबकि लैंग्वेज एक्विजिशन में जिस तरह की भी चीज आपके सामने आ रही होती है आप उसको परसीव कर रहे होते हैं, ठीक है। हम्म, नाउ आई होप कि आपका डिफरेंस लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में क्लियर है। सो वुड यू लाइक टू डिफाइन कि क्या डिफरेंस है इसमें, क्या फर्क है दोनों में? एक्विजिशन में जो होता है ना तो वो हम अपने इर्द गिर्द माहौल से सीखते हैं, मतलब Yes. कोई वर्ड जब हम सुन लेते हैं तो बस वही हम माइंड में सेट कर लेते हैं। और एक्टिव लर्निंग में जो होता है तो वो एक्टिवली हम मतलब टेक्निक यूज़ करते हैं, जिस तरह अभी मैं क्लास ले रही हूँ ना। परफेक्ट। और दूसरा हम एक्टिव लर्निंग में जो है हम बाकायदा उसके जो पूरा वे होता है कि पहले ये हम सीखेंगे फिर उसके बाद ये सीखेंगे, इस तरह स्टेज वाइज। और ये एक्विजिशन में जो होता है तो ये नहीं, बस हम इसी तरह बस सीख लेते हैं। वो एक और पैसिव फॉर्मल अनकॉन्शियस प्रोसेस है। और फॉर्मल सिचुएशन वो होता है जिसमें हम मतलब सही क्लास ले रहे होते हैं, और इनफॉर्मल में जो हम बस फ्रेंड या इसी तरह गैदरिंग में बैठ के कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। हाँ, घर पे आप लैंग्वेज सीख रहे हैं या अपने किसी इनफॉर्मल सिचुएशन में सीख रहे हैं। जी। अब हम ये कहते हैं कि व्हेन वी टीच इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज, तो हमारे पास सिर्फ यंग बच्चे नहीं होते बल्कि हमारे पास एडल्ट्स भी होते हैं। सो एक एडल्ट के लिए व्हाट डू यू थिंक कि लैंग्वेज एक्विजिशन इंपॉर्टेंट है या लैंग्वेज लर्निंग इंपॉर्टेंट है? व्हाट डू यू थिंक? एडल्ट के लिए तो मैं कहती हूँ कि वो तो उसका तो माइंड भी इतना शार्प नहीं होता, और उनका वो मेमोरी तो वो एक्विजिशन में कर लेते। सो वी हैव टू लर्न दिस थिंग कि किसी भी एडल्ट के लिए, क्योंकि वो एक ग्रोन अप होता है इंसान। फर्स्ट अगर हम आपकी बात करते हैं या मेरी बात करते हैं और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, तो मेरे लिए सिर्फ एक्विजिशन के थ्रू इंग्लिश सीखना काफी नहीं है, क्योंकि वो तो एक बेसिक अच्छा। नॉलेज है। तो वी नीड लैंग्वेज लर्निंग अच्छा। फॉर ESL, कि अगर आप इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक्विजिशन इनफ नहीं है, बल्कि आपको लैंग्वेज लर्निंग और की तरफ लर्निंग। जाना पड़ता है, जहाँ पे आप एक फॉर्मल सिचुएशन में कम्प्लेक्स, सिंपल टू कम्प्लेक्स ऑर्डर में लर्निंग को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो दिस इज सही। ऑल्सो मिसकंसेप्शन, जिसमें देखिए बहुत सारे लोग गाइड कर रहे होते हैं दूसरों को कि नहीं आप ये कर लें, आप ऐसे पढ़ लें तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दिस कंटेंट इन कोर्स, अब आपको भी शायद रियलाइज होगा कि व्हाट इज द राइट वे ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कि एक बच्चे के लिए लैंग्वेज लर्निंग का क्या तरीका है और एक अडल्ट के लिए लैंग्वेज लर्निंग का क्या तरीका है। क्या? क्योंकि जब हमारे सामने कोई स्टूडेंट आता है और वो इस तरह किसी को डिग्रेड कर रहा होता है कि नहीं नहीं आपको किसी एकेडमी या इंस्टीट्यूशन की जरूरत नहीं है, ट्रेनर की जरूरत नहीं है, आप खुद ही से इसको कर लें, बिल्कुल। तो वो एक सम एक्सटेंट तक तो लैंग्वेज सीख सकता है। बट वी नो कि दिस इज नॉट द राइट वे, और लॉन्ग रन में ये स्टूडेंट इससे ज्यादा लैंग्वेज नहीं सीख सकता। बिल्कुल। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट वन, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। अब इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में जो एक सबसे बड़ा मसला स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो ये होता है कि शुरू कहाँ से करना है। हम्म। a lot of students they don't know कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना किधर से शुरू करना है। so it is responsibility for teachers को कहाँ से स्टार्ट करना है। so the first step to learn English or any new language is to establish a strong foundation। अब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हम किस तरह से सेट कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा कि सबसे पहले सेट क्लियर गोल्स। अगर गोल्स शुड बी क्लियर कि हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखना क्यों चाहते हैं, हमें वो अपने ऑफिस कम्युनिकेशन के लिए चाहिए, एकेडमिक्स इंप्रूव करने के लिए चाहिए, हमारी पर्सनल ग्रोथ एंड ग्रूमिंग के लिए चाहिए, फॉर टीचिंग। हाँ। हाँ टीचिंग के लिए चाहिए, क्योंकि डिफरेंट वोकैबुलरीज, हर चीज की डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हैं, डिफरेंट पेडागोजीज हैं। तो हमारा गोल क्लियर होना चाहिए। सेकेंडली, लर्न द बेसिक्स, कि जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज पे जाते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं, जैसे आप भी जब आई थी तो आपने कहा था मुझे ग्रामर नहीं पढ़नी या मुझे ग्रामर नहीं सीखनी। बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हैं, जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं हमें ग्रामर नहीं पढ़नी, हमें बस स्पीकिंग चाहिए। तो नाउ व्हाट डू यू थिंक नबीला, कि क्या हम ग्रामर पढ़े बगैर स्पीकिंग कर सकते हैं? नहीं, ग्रामर इज सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। दैट इज द बेसिक्स। और ग्रामर में फॉर इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग हम कोई
ट्रेडिशनल ग्रामर को पढ़ाने पे फोकस नहीं करते, वी फोकस ऑन टीचिंग द फंक्शनल ग्रामर। जैसे अभी हमने ग्रामर ऊपर वहां पे लैंग्वेज फंक्शंस पढ़े कि लैंग्वेज का फंक्शन आपको कम्युनिकेशन में हेल्प कर रहा है, ओपिनियंस देने में, डिसएग्री, एग्री। ग्रामर से वहाँ पे as per situation you should know how to make a clear and concise and complete and grammatically accurate sentence. So after setting goals, learning the basics, it's important. Then after the basics, you have to learn the basic vocabulary. अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कंसर्न होता है कि जी vocabulary enhance करनी है, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि they take out the difficult list from Google and they start memorizing it. Yes. So do you think it is the right way? मैं अपने बारे में अगर बताऊँ ना तो मैं मतलब टिकटॉक यूज़ करती हूँ, कुछ भी तो उसमें से वो वोकेबलरी आती है तो वो मैं उसके स्क्रीनशॉट लेके ना फिर बैठ जाती हूँ और वो रजिस्टर में लिख के ना मैं वो फिर याद कर लेती हूँ। मैं This ये is करती हूँ, somehow लेकिन a मैं good भूल practice that when you find a new word, you can learn it. But for say if a person is a basic language learner और उनके पास अभी basic knowledge नहीं है, तो क्या वो vocabulary उनके लिए effective होगी? नहीं, नहीं बिल्कुल होगी। भी नहीं। So first they have उसका to यूज़ work. जब नहीं आता। Yes, so first they have to learn the basic vocabulary. And the practice you are telling for later stages पे they can practice that for enhancing their vocabulary. The next thing is use language learning resources. कि आपको language learning resources को use करें, जैसे grammar books हैं, vocabulary books हैं, आपके पास videos हैं, podcasts हैं. So you can use multiple resources to enhance your language. Textbook or courses, practice listening. You have to work on your 4 skills for the language learning: your listening, speaking, reading, and writing. Also, in the later stages, we will also work on it कि कौन से productive skills हैं और कौन से आपके receptive skills हैं, यही listening, speaking, reading, and writing. And then start speaking. कि from where to start में ये चीज़ सबसे important है कि when you learn the basic vocabulary, basic communication, so after that you should engage yourself in the speaking practice. अगर आपके पास vocabulary है, आपके concept clear है, हर चीज़ है, और अगर आप बोल नहीं रहे, आप communicate नहीं कर रहे किसी से English में, you are unable to learn English. You are unable to speak English. Right? So speaking is the first thing कि आपको बोलना start करना है. There are a lot of people that out of hesitation वो बात नहीं करते, वो दूसरों से उनको शर्मिंदगी होती है या डर होता है कि कोई हम पे हंसेगा, मजाक उड़ाएगा. So being a preschool teacher and instructor, we have to give students this environment where we can boost their confidence to normalize these things. कि उसमें कोई hesitation feel ना करें, उसमें कोई judgment का factor नहीं होना चाहिए, and they should start speaking. बेशक वो गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, but they should speak. And the last one is immerse yourself. So immerse yourself, and immersive, the word immersive means कि अपने आप के लिए ऐसा environment create करना where you get a chance to communicate in that language mostly. So this is known as immersive environment, जहाँ पे आप अपने आप को माहौल में ही ढाल लेते हैं, where you have to communicate each and everything in English. So unless you create any immersive environment for you, it is very difficult for you to speak English language as a second language speaker. Because our first language is Urdu, and we have different cultural languages like Pashto, Punjabi, other languages. So mostly students when they learn English language में communication ज़्यादा कर रहे होते हैं, और English में बात कम कर रहे होते हैं. तो जब तक आप immersive environment में नहीं ढालेंगे, so आपके लिए language learning जो है वो थोड़ी सी tricky होती है. So these are some steps जो आपने initially follow करने हैं. Set clear goals, learn the basic, use resources, and start speaking and create the immersive environment for yourself. The next thing that we have, problems in language learning. कि इससे पहले कि हम टीचिंग मेथडोलॉजीज की तरफ जाएं और लैंग्वेज में कौन कौन से प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग में एक स्टूडेंट को किस तरह के मसाइल आते हैं या आ सकते हैं. ठीक है, अब जैसे फर्स्ट वन है प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्टीज. प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्टीज, कि बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स प्रोनाउंस नहीं कर पाते.
वो बोल नहीं पाते, तो Yes. दे हैव दिस प्रॉब्लम। फिर जो इंग्लिश बोलने में, लैंग्वेज लर्निंग में एक प्रॉब्लम आता है वो होता है ग्रामर एरर्स। व्हेनेवर वी मेक सेंटेंसेस तो हमारे बहुत ज्यादा ग्रामर के एरर्स आते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉब्लम हम फील करते हैं वो होता है लिमिटेड वोकैबुलरी। टाइम्स हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट होता है, हमारे दिमाग में पिक्चर भी आ रही होती है, सेंटेंस भी आ रहा होता है, लेकिन वोकैबुलरी वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो हमें पता नहीं चलता कि इंग्लिश में इसको क्या कहना है, एंड दैट्स हाउ हम बोल नहीं पाते, बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। तो जब तक हमें वो वोकैबुलरी नहीं आएगी, अनफॉर्चुनेटली हम उस सेंटेंस को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। The next is listening comprehension issue. Comprehension means to understand, to comprehend. So a lot of people, they have comprehension issue that when they listen to the non-native speakers, or when they listen somebody speaking in English, so unfortunately they couldn't process the information, और वो understand नहीं कर पाते कि अगले ने English में क्या कहा। So this is one problem. Then we have speaking fluency challenge. Those people who can speak English but वो fluent नहीं होते, they take a lot of pauses, they think while they speak, और वो उस टाइम पे चीजें सोच रहे होते हैं, तो वो fluent नहीं होते। Then there are few people who struggle with the writing inconsistencies, कि वो writing में अच्छे नहीं होते, उनको writing में problem होती है। तो जब हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट्स आते हैं इंग्लिश सीखने, तो हर स्टूडेंट का मसला अलग होता है। किसी को प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होगा, किसी को वोकैबुलरी का इशू होगा। अब बीइंग अ टीचर, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आइडेंटिफाई करती है कि इस बच्चे को एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, और आपने उसके कौन सी स्ट्रैटेजीज को यूज करके उसको हेल्प करना है लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, और ये चीज जो है टीचर आपको सिखाता है कि जब आपके पास एक स्टूडेंट आता है, आप उसको असेस कैसे करते हैं कि अभी उसकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का लेवल क्या है, और उसके बाद उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, और आप उसको किस तरह से गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को इफेक्टिव वे में सीख जाए। Then some students, they come up with the spelling problems. When they write, so they make a lot of mistakes. Then there are understanding idioms and slangs. At times students, they are unable to understand the idioms, उनको concept ही नहीं होता idioms का, slangs words का नहीं पता होता। Then there are cultural misunderstandings. ये because we have a different culture and we learn English as a second language, and that language culture is really different. So there are a lot of cultural misunderstandings among students, कि अगर वो कहीं पे जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि जी नहीं, वी हैव टू स्पीक आवर नेटिव लैंग्वेज, और इंग्लिश को सीखना इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जिसको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम स्टूडेंट्स को गाइड करें, उनको क्लियर करें दैट व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम। Then there are a lot of students with the confidence issue. आपको स्टूडेंट आके ये बताते हैं कि हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, हम कॉन्फिडेंस में बात नहीं कर सकते, किसी के सामने बोल नहीं सकते। Then they have accent barriers. Their accent is not proper. So a lot of students, they run after accent. जैसे कोई कहते हैं जी हमें ब्रिटिश एक्सेंट सीखना है, हमें अमेरिकन एक्सेंट सीखना है। तो being a TESOL trainer, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि we should teach them how to differentiate between accents and sounds. क्योंकि एक्सेंट मीन्स कि जब एक लैंग्वेज एक लंबे अरसे तक एक जगह पे बोली जाती है, तो वो वहां का एक्सेंट होता है। ऑन द अदर हैंड, इंग्लिश सीखने के लिए इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट एक साउंड सिस्टम है, IPA, जो स्टैंडर्ड साउंड सिखाता है। एंड इफ यू रियली वांट टू बी अ फ्लुएंट एंड अ गुड स्पीकर, so you need to understand the sounds first and later you can adopt any accent. तो हम एक्सेंट सिखाने पे फोकस नहीं करते, बल्कि हम एक स्टैंडर्ड साउंड सिखाने पे फोकस करते हैं फॉर द लैंग्वेज क्लैरिटी। उसके बाद लैक ऑफ प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारे घर पे एनवायरनमेंट ही नहीं है, हम कहीं पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। देन इनकंसिस्टेंट लर्निंग रिसोर्सेज। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास लर्निंग रिसोर्सेज नहीं होते, या फिर अगर होते भी हैं तो वो उनकी प्रैक्टिसेस इनकंसिस्टेंट होती हैं, कि कभी पढ़ रहे होते हैं कभी नहीं पढ़ रहे होते। सो हाउ वी कैन मेक देम कंसिस्टेंट। एंड ओवर रिलायंस ऑन ट्रांसलेशन, because when we learn English as a second language,
तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा रिलाई कर रहे होते हैं ट्रांसलेशन पे, हर चीज पहले उर्दू में करते हैं और उसके बाद दे जस्ट चेंज इट टू इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। सो इस चीज को, राइट। इस फैक्टर को भी हमने देखना होता है कि ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि अगर एक बच्चा हर चीज ही उर्दू में कर रहा है और फिर उसको इंग्लिश में कर रहा है तो उसका जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है वो स्लो होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो उस चीज को, उस प्रोसेस को या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते और उनकी लैंग्वेज जो है वो डिले हो रही होती है, वो ज्यादा टाइम ले रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो whatever the situation is तो वो ट्राई करते हैं कि वो इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करें। So before we teach students, we should understand कि हमारी लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन में डिफरेंशिएट कैसे करना है, और फिर अ टीचर हैज टू अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स को किस किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप शायद इस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि जब आपके सामने आपके स्टूडेंट्स होते हैं तो हर स्टूडेंट की जो डिमांड है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट होती है। नीड्स डिफरेंट होती हैं, और इसीलिए हमने स्टार्ट जी। में एक वर्ड यूज किया था, डाइवर्स नीड्स। यस। कि एक इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में बेशक सारे स्टूडेंट्स का लैंग्वेज लेवल A1 होगा या B1 होगा, लेकिन उनकी नीड्स फिर भी डिफरेंट होंगी। तो एक TESOL इंस्ट्रक्टर के लिए इन नीड्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, एंड देन फिर हर प्रॉब्लम के लिए देयर इज मेथोडोलॉजी कि आप क्या मेथड यूज करते हैं स्टूडेंट को उस चीज को गाइड करने के लिए या हेल्प करने के लिए। जी। Now let's see the next slide. Issues in listening. अब जो फर्स्ट वन है, कैन यू प्लीज रीड दैट, कि जो लिसनिंग है हमारी, जो हम साउंड को कॉम्प्रिहेंड कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। सो व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम? उसके एक्सेंट जो होते हैं ना, वो इतना जल्दी बोल देते हैं ना कि उस वर्ड की फिर हमें समझ नहीं आती कि इसने क्या बोला है। So the first is accent and pronunciation. कि at times when we have variations in accents या pronunciation में difference होता है, different लोग different तरह से बोलते हैं, so people don't understand, उनको समझ नहीं आता कि वो क्या बात हो रही है। अगर हम IELTS की बात करते हैं या डिफरेंट लैंग्वेज टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नेटिव स्पीकर्स को समझ नहीं पाते सुनने के बाद कि वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। फिर लिसनिंग में जो सेकंड इशू आता है वो स्पीड ऑफ स्पीच है। कि जो नेटिव स्पीकर्स हैं, नेटिव स्पीकर्स वो होते हैं जो अपने, जिनकी पहली जुबान ही इंग्लिश है, उनकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो ऑब्वियसली जब वो नेटिव स्पीकर बात करता है तो वो इंग्लिश में एक्स्ट्रा फ्लुएंट होता है, दे स्पीक वेरी क्विकली। और जब एक नॉन नेटिव स्पीकर, फॉर से अगर हम हैं या कोई और है जिसकी फर्स्ट लैंग्वेज कुछ और है, जब हम नॉन नेटिव स्पीकर एक नेटिव स्पीकर को सुनते हैं तो हमें उसकी स्पीड ऑफ स्पीच जो है वो चैलेंजिंग लगती है, कि वो उसने बहुत तेजी से बात कर ली और हम उसको समझ नहीं पाते। जी। तो थर्ड प्रॉब्लम आता है वो बैकग्राउंड नॉइज होता है, कि टाइम्स शोर होता है हमारे सराउंडिंग में, कोई अनफेवरेबल सी सिचुएशन होती है और अगर उसमें हम कोई बात सुनते हैं तो हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, हम समझ ही नहीं पाते बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड नॉइज। तो कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये भी मसला होता है कि अगर इर्द गिर्द थोड़ा सा भी शोर है तो जो बात वो सुन रहे होते हैं वो उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। एंड द लास्ट वन इज लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट, means understanding spoken English can be tough if the listener lack context or background knowledge. फॉर से आपने एक ऑडियो सुना है लेकिन उसमें जो वोकैबुलरी यूज हो रही है आपको उसके मीनिंग्स ही नहीं पता, तो क्या आप उस बात को समझ पाएंगे? नहीं, ठीक है। तो वी ऑलवेज से कि जो लैक ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बैकग्राउंड नॉलेज में, इट ऑल्सो अफेक्ट अ स्टूडेंट, कि जब तक उनके पास वोकैबुलरी नहीं है तो वो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग भी डिवाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, difficulty understanding the different regional accent and struggling to catch every word in the fast-paced conversation or media. So this is a problem कि एक तो अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप नहीं होती और दूसरा अगर कोई ऑडियो स्पीड से चल रहा है तो उसको समझ नहीं पाते। अब स्पीकिंग में क्या क्या इशू है? जो फर्स्ट इशू है दैट इज द फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक। अ लॉट ऑफ जो बहुत सारे लोग हैं जब स्टार्ट से सीख रहे होते हैं तो वो इस वजह से भी जल्दी सीख नहीं पाते क्योंकि उनके अंदर ये डर होता है कि अगर हम गलती कर देंगे तो क्या होगा, एक दूसरे हमारा मजाक उड़ाएंगे,
या प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाएगी तो क्या होगा? सो एक ये प्रॉब्लम आता है। सेकेंडली लिमिटेड वोकैबुलरी, जैसे हमने पहले पढ़ा कि उनके पास वोकैबुलरी वर्ड्स नहीं होते, दे हैव देयर थॉट्स बट दे हैव अ लिमिटेड रेंज ऑफ वोकैबुलरी जी एंड रिस्ट्रिक्ट द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली। वो अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। Third is the pronunciation challenge, that whenever they try to speak something, so they don't know the right pronunciation and they make mistakes with the pronunciation, और इस वजह से उनकी बात कोई दूसरा समझ नहीं पाता। और से आप एक वर्ड बोल रही हैं और उसकी प्रोनाउंसिएशन आप गलत बोल रही हैं, तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप क्या बात कन्वे कर रहे हो। तो दिस इज इशू इन स्पीकिंग कि बहुत सारे लोग बोलते तो हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग होती है और अगला बंदा जो लिसनर है वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता। एंड द लास्ट वन इज फ्लुएंसी इशू। हेजिटेशन एंड पॉजेस कैन डिसरप्ट द फ्लो ऑफ स्पीच, कि जब आप डर डर के बोल रहे हैं और रुक रुक के बोल रहे हैं तो आपकी जो स्पीच का फ्लो है वो डिसरप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, मेकिंग इट हार्डर टू कम्युनिकेट स्मूथली, और आपकी जो कम्युनिकेशन होती है वो स्मूथ नहीं होती। बेसिकली व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन नबीला? कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? कि मेरा जो बोलने का अंदाज है ना वो इस तरह सॉफ्ट हो और इस तरह क्लियर हो कि आगे बंदे को मेरी बात जो है वो इजीली समझ आ जाए। समझ आए। अब कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप अपना मैसेज कन्वे करें, आपकी जो बात है वो आप दूसरे को बता रहे हैं, ठीक है। हम कम्युनिकेट करते ही इसीलिए ना, हम कोई बात करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हम जो बोल रहे हैं हम वो दूसरे को बताएं, समझाएं। तो अगर आपकी फ्लुएंसी में इशू है, प्रोनाउंसिएशन में मसले हैं, आपके पास लिमिटेड वोकैबुलरी है और आपको डर है कि मुझसे मिस्टेक ना हो जाए और आप रुक रुक के चीजें कर रहे हैं, तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट योर कम्युनिकेशन। और इंग्लिश लैंग्वेज भी हमारी कम्युनिकेशन का एक जरिया है। उर्दू लैंग्वेज इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज को भी हम मैसेज कन्वे करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, राइट? राइट। अब इसकी एग्जांपल्स ये हैं कि बहुत सारे लोग दे अवॉइड स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू फियर ऑफ मिस्टेक। सो अ लॉट ऑफ टाइम दे गेट द अपॉर्चुनिटी लेकिन वो वहां पे बात नहीं करते जस्ट बिकॉज कि उनको डर होता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। And they use the basic language instead of more nuanced expressions because of a limited vocabulary. और जब उनके पास vocabulary नहीं होती तो फिर वो बिल्कुल बेसिक अल्फाज में कम्युनिकेशन करते हैं जो कि इफेक्टिव नहीं हो। थर्ड इज द रीडिंग इशू, कि रीडिंग में अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कम्प्लेक्स vocabulary को नहीं पढ़ पाते स्टूडेंट्स, रीडिंग की स्पीड उनकी नहीं होती। अगर आप स्कूल में अपने स्टूडेंट्स की बात कर लें, अगर उनको रीडिंग नहीं आती तो वो बहुत अटक अटक के और रुक रुक के पढ़ते हैं। And difficulty with inferences. Inferences means कि they struggle to read between the lines and understand implied meaning and can limit comprehension. कि उनको कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आ रहा होता, उनको जो भी इंफॉर्मेशन दी गई भी होती है उसके मीनिंग समझ नहीं आ रहा। और रीडिंग जब बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो वो फिर उसको इंफॉर्मेशन उसके पास जाती ही नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम मोस्टली हमारे स्कूल्स में है कि पहले तो बच्चा खुद से क्वेश्चन ही रीड नहीं कर सकता, और अगर रीड कर लेता है तो फिर दूसरा मसला क्या आता है, उसको समझ नहीं आता। तो समझ ही नहीं आता, उसको रीडिंग करने के बाद भी उसको पता ही नहीं चलता कि इसमें करना क्या है। And the third one is engagement and motivation. So lack of interest in reading materials can affect motivation and the effectiveness of reading practice. अगर एक बच्चे को रीडिंग नहीं आती तो उस बच्चे में मोटिवेशन भी खत्म होती जाती है, क्योंकि जब वो रीड करता है उसको कुछ समझ ही नहीं आता तो वो उस चीज में इंटरेस्ट लूज कर जाता है। और यही रीजन होता है कि फिर बच्चे का उस चीज को पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा होता और उसकी रीडिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो अफेक्ट होती हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हैं डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग एडवांस टेक्स्ट और एकेडमिक आर्टिकल, दैट दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट एंड एकेडमिक आर्टिकल एंड लूजिंग ट्रैक ऑफ द स्टोरी लाइन, कि whatever the story or the things they read, तो वो उसको समझ ही नहीं पाते, वो उसको ट्रैक ही नहीं कर पाते कि इंफॉर्मेशन क्या है। द लास्ट मॉड्यूल जो कि राइटिंग है, अब उसमें क्या क्या इश्यूज होते हैं? ग्रामर एंड सिंटैक्स एरर्स, हाँ। कि उनके वर्ब टेंसेस इनकरेक्ट होंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पता होगा। जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी डू डज सिखा रहे हैं बच्चों को सिर्फ, या एस और यस सिखा रहे, जब तक आपका मेन कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा आपका मैसेज क्लियरली कन्वे नहीं होता, आपका सेंटेंस गलत कंसिडर होता है, ठीक है।
तो राइटिंग में ये चीज बहुत ज्यादा काउंट होती है. इन इंग्लिश राइटिंग इवन इफ यू आर नॉट पुटिंग अ फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क, सो स्टिल आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं एकेडमिक्स में. ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज, कि जब स्टूडेंट्स पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, एसे राइटिंग करते हैं, तो उनको ये नहीं पता होता कि पहले क्या बात करनी है, उसके बाद क्या चीज लिखनी है. तो उनके आइडियाज में कोहेरेंस नहीं होती, एक स्मूथ फ्लो नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप आइडिया ऑर्गेनाइज नहीं होता. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं किसी को एक स्टोरी सुना रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि जी एक शेर था, वो जंगल में रहता था, और फिर उसके बाद अगर स्टोरी में नेक्स्ट स्टेप ही आना है कि एक दिन वो जंगल में जा रहा था, तो मैं उससे पहले उसकी एंडिंग सुना दूं. तो जब हम कोई राइटिंग कर रहे हैं तो उसमें, हाँ, उसमें सीक्वेंस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ. ऊपर से हम खाना पकाते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम ये भी डाल दें, सब्जी भी डाल दें, स्पाइसेस भी डाल दें, उसके बाद उसको कवर कर दें, और हमने ये बताया ही नहीं कि हमने स्टोव ऑन किया या नहीं किया. तो स्टेप बाय स्टेप जो राइटिंग है या इंफॉर्मेशन प्रोसेस करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट. और राइटिंग में ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है. When students don't have grip on writing, तो they lack organizing ideas. वो ideas को organize नहीं कर पाते. And then the next problem that they face is the lack of vocabulary. कि उनके पास vocabulary नहीं होती. Limited vocabulary can result in repetitive or simplistic writing. जब आपके पास vocabulary नहीं होती तो आप उन्हीं 2-4 vocabulary words को use करके अपने ideas को बार बार दोहरा रहे होते हैं. You go toward the repetition of ideas, and that is not an effective practice. And then we have this problem that spelling and punctuation mistake. हमारे spelling के मसले आते हैं, punctuation के मसले आते हैं, full stop किधर लगना है, comma किधर लगना है, unfortunately we don't know. तो अगर एक student वो English language को as a second language सीख रहा है, तो क्या ये चीजें जो हैं spelling, punctuation, organizing ideas, grammar, ये language acquisition से आ जाएंगे? यस, सिर्फ उससे नहीं रह जाएंगे, लर्निंग से भी, लर्निंग से आ जाएंगे. लर्निंग इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन में तो आप सिर्फ माहौल से वर्ड्स और कम्युनिकेशन सीखते हैं, लेकिन जो प्रॉपर लैंग्वेज के रूल्स रेगुलेशंस हैं या प्रोसेस है, वो आप लैंग्वेज लर्निंग के थ्रू सीखते हैं. बिल्कुल. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स के जो राइटिंग इशू हैं. राइटिंग विद फ्रीक्वेंट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और इनकंसिस्टेंट टेंस, कि फिर जिन लोगों की राइटिंग में प्रॉब्लम आते हैं वो उनकी फ्रीक्वेंट ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, टेंस प्रॉपर नहीं होते हैं. Struggling to develop and connect ideas in a logical and coherent manner. और जब उनकी ग्रामर और टेंस यही चीजें क्लियर नहीं है, तो फिर वो आइडियाज को कनेक्ट नहीं कर पाते लॉजिकली, उनमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, ऑर्डर नहीं होता. तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट दे फेस. अब आपने अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करना है? So these are some of the tips. Nabila, can you read them? Practice regularly और join conversation groups, use language apps or record yourself, shadow native speaker. Yeah. What do we mean by the term shadow native speakers? Shadow native speakers means के जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं, जब हम उनके कोई पॉडकास्ट सुनते हैं तो हम उसको रिपीट करें, हम उन्हीं के स्टाइल को, चीजों को कॉपी करना शुरू करें. सो दिस इज नोन एज शैडो. शैडो का मतलब होता है ना साया, कि एग्जैक्ट जैसी चीज होती है उसी का एक रिफ्लेक्शन बनता है. तो शैडो नेटिव स्पीकर्स का मतलब ये है कि जैसे नेटिव स्पीकर्स बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो बोल रहे हैं, अगर आप उसी चीज को कॉपी करते हैं, सो दिस विल हेल्प यू. एंगेज विद मीडिया, एक्सपेंड वोकेबलरी. एक्सपेंड मतलब गेट करना. हाँ, टू इनहांस, बढ़ाएं, अपनी वोकेबलरी इंक्रीज करें. एक्सपेंड बढ़ाएं. अच्छा. वर्क ऑन प्रोनाउंसिएशन. प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग. रीड अलाउड. Yes. Aloud. Yes. So these are some of the things that can help somebody improve their spoken English. And for a TESOL teacher, a teacher should know these ways that how a student can enhance their speaking. अगर आप एक इंग्लिश आपने खुद पढ़ ली है, लेकिन आपको ये मेथड्स, ये चीजें नहीं आती, तो क्या आप किसी को गाइड कर सकते हैं इंग्लिश सीखने के लिए? नहीं कर सकते ना. So these are some of the findings of today. Today we have learned that what is TESOL, teaching English to the speakers of other languages.
how we can differentiate between a teacher and an instructor. And the third, we talked about the language functions, that for which things we need language. And then we learned the philosophy of language learning and language acquisition, and how for adults Yes. language learning works. And then we talked about some of the problems in the listening, speaking, reading, and writing. Learning, Yes. acquisition and Perfect. And in the learning next week, language. yes, one by one, we are going to learn the theories that will help you enhance these skills, that how you can help students for the language learning, speaking, listening, so all these aspects. Okay. So that's So, all for okay. today. I hope you have learned some new things. Yes, I And inshallah, in the next class, we will go with the week 2. इंशाल्लाह। अच्छा, वो मैं आपसे पूछ रही थी वो मतलब ये फ़िलहाल तो मैं घर में फ्री हूँ ना, तो मॉर्निंग में आप लोगों की कोई क्लास होती है इंग्लिश की? क्या नहीं, वो सारी इवनिंग? English, just give me a second.